बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नंबर 9 कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है पेपर्स में। तो चलिए देखते हैं कि कार्नोट इंजन बेसिकली क्या है, किसने इसको बनाया और कैसे ये वर्क करता है। Sadi Carnot in 1840 described an ideal engine using isothermal and adiabatic process. सादी एक साइंटिस्ट था जिसने 1840 के अंदर कार्नोट इंजन बनाया, और ये जो कार्नोट इंजन इसने बनाया ये बेसिकली इसको आइडियल इंजन के तौर पे लिया गया, या आइडियल इंजन के तौर पे इसकी वर्किंग को कंसीडर किया गया, जिसमें हम आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक दोनों प्रोसेस को एट द सेम टाइम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और कार्नोट इंजन देखेंगे कि कैसे कार्नोट इंजन आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस दोनों को एक ही टाइम के अंदर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं कि कार्नोट इंजन बेसिकली वर्क करता कैसे है, उसके लिए क्या क्या जो कंडीशन या क्या क्या रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होनी चाहिए। कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग इन एन आइडियल रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, एक रिवर्सिबल साइकिल की फॉर्म में ये अपना वर्क करेगा। टू हीट रेजरवायर आर यूज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, और इसकी वर्किंग के लिए हमें दो टेम्परेचर रेजरवायर चाहिए जिन दोनों का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये चीज़ हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी स्टडी की कि हमारा वर्क डन तभी होता है कि जब जो हीट है ये फ़्लो करती है हाई टेम्परेचर रेजरवायर से लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। अदरवाइज़ अगर हीट फ़्लो नहीं करती तो हम वर्क डन भी नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आया कि हीट जब फ्लो करती है उसके फ्लो की वजह से जो वर्क डन है उसको हम कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कार्नोट साइकिल यूज़ एन आइडियल गैस, और इस कार्नोट साइकिल के अंदर हम यूज़ करेंगे आइडियल गैस को। नेक्स्ट इसके बाद वर्किंग है जो इसकी स्टार्ट करते हैं कि कार्नोट साइकिल बेसिकली इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है उसको हम समझने के लिए यहाँ पे हम एक पीवी डायग्राम बना रहे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के अक्रॉस एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक साइक्लिक प्रोसेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कर्व हमने ड्रा किया है, इन कर्व्स को हम एक्सप्लेन भी करते हैं साथ में। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड एट टेम्परेचर T1 अब्जॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम हॉट रेजरवायर। अब ये जो A से B तक का पॉइंट है इसको हम आइसोथर्म कर्व का नाम दे सकते हैं, बिकॉज के जो हीट है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है और उसकी वजह से सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, मीन के वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है। आपके पास देखें आप V1 से V2 तक आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अलाउड द गैस टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली। अब यहाँ पे हम गैस को अलाउ करेंगे कि वो एडियाबैटिकली मीन के क्विकली एक्सपेंड हो अनटिल इट्स टेम्परेचर ड्रॉप टू T2, और एक्सपेंड होने पे उसका जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाएगा। तो जिस वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B पॉइंट से लेके C पॉइंट तक जब हमने गैस को क्विकली एक्सपेंड किया तो उसका जो टेम्परेचर था वो गिर गया, फॉल हो गया, यानी कि लो टेम्परेचर रेजरवायर के अंदर उसका वो टेम्परेचर चला जाएगा। इसी तरह अगर हम थर्ड कर्व पे आते हैं C से लेके D तक, अब हम गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस द गैस आइसोथर्मली रिजेक्टिंग हीट Q2 टू द कोल्ड रेजरवायर। अब जो पहली कर्व ए भी हमने देखी थी उसमें हीट ऐड हुई थी सिस्टम के अंदर और सिस्टम एक्सपैंड हो गया था। अब यहाँ पे आइसोथर्मली हम हीट को रिजेक्ट करेंगे सिस्टम में से और उसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर में ले जाएंगे। जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी अब उतनी ही हीट हमारे पास यहाँ पे दोबारा रिजेक्ट हो जाएगी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में चली जाएगी। और जो फोर्थ पॉइंट है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, फाइनली गैस कंप्रेस्ड टू रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कि यहाँ पे जब हम क्विकली गैस को कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हीट उसने लॉस की थी यहाँ पे दोबारा वो गेन कर लेगी, यानी कि दोबारा से हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में चले जाएंगे। मीन के जहाँ से हमने वर्किंग स्टार्ट की वहीं पे हमारी वर्किंग आके ख़त्म हो रही है। इट्स मीन कि ये प्रोसेस था जो हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस के तौर पे अपने आप को बिहेव कर रहा है। आपने ये डायग्राम बनानी है, इसमें ये कर्व्स ड्रा करनी है और फिर स्टेप बाय स्टेप हर एक कर्व को आपने एक्सप्लेन करना है।
अच्छा, कार्नट इंजन को एक्सप्लेन करने के बाद हम उससे क्या कंक्लूजन लेते हैं? देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि बॉडी एक रिवर्सिबल प्रोसेस के तहत उसने वर्क किया और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हमने वर्क स्टार्ट किया और दोबारा से हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे पहुंच गए, यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके ख़त्म हुआ, जिस वजह से इंटरनल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास वर्क डन है जो वो P इंटू डेल वी के इक्वल होगा। मीन के प्रेशर यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम आप देख रहे होंगे कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों के दौरान वॉल्यूम चेंज हुआ हमारे पास। नेट हीट अब्जॉर्ब्ड इन वन साइकिल के अंदर जो टोटल हीट अब्जॉर्ब्ड हुई उसको हम लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2। मीन के दो ही प्रोसेस हो सकती हैं, या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जिसको हम Q का नाम दे रहे थे, या हीट सिस्टम में से रिजेक्ट हो सकती है जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जा सकती है जिसको Q2 का नाम देते हैं। अब अगर फर्स्ट लॉ को देखा जाए तो Q इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू तो इंटरनल एनर्जी हमने देख लिया वो ज़ीरो होगी, और Q जो हीट है वो सारी किस में यूज़ होगी? वर्क डन के अंदर, और वर्क डन हम लिखेंगे W इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2 के इक्वल। अब इसके बाद हम हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसकी बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, ईटा इज़ इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। अब आउटपुट बेसिकली वर्क डन है, ठीक है, और इनपुट एनर्जी मीन के कितनी हीट हमने दी और उससे हमें कितना वर्क डन मिला, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका? एफिशिएंसी का। अब इसको अगर मैथमेटिकली देखें हम तो ईटा इज़ इक्वल टू वर्क के लिए अभी हमने देखा वर्क इक्वल है Q1 माइनस Q2, और एनर्जी जो आप इन द फॉर्म ऑफ हीट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से देंगे उसको हम Q1 लिख लेंगे। फर्दर इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र बी प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से जो टेम्परेचर के अंदर चेंज होगा या जो एनर्जी है यहाँ पे हमारी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो रिलेट कर रही है टेम्परेचर के साथ। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है एफिशिएंसी की, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ईटा इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2 ओवर T1। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, इस T1 को T1 से भी डिवाइड करेंगे, T2 से भी डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी ईटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। ये आपने इक्वेशन एफिशिएंसी के लिए याद रखनी है। अब इसी एफिशिएंसी से हम किसी एक कार्नट इंजन की जो वर्किंग एबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं कि कार्नट इंजन कितना वर्क कर सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर इफ़ T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन। अच्छा, आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी किसी भी हीट इंजन की वो तभी आपके पास एक अच्छी अमाउंट देगी या एक अच्छा रिजल्ट देगी जब आपके पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रिजर्वायर के दरमियान जो हीट का जो डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा। यानी कि जितना ज़्यादा आप इन दोनों रिजर्वायर के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस रखेंगे उतना ही आपके पास अच्छी एफिशिएंसी आपको मिलेगी। लेकिन अगर हम एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे करते हैं, इफ़ T2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये जो T2 आ रहा है जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, इसको अगर हम 0 केल्विन कर दें, आपको पता है कि 0 केल्विन है जो ये इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस के, और इतना जो टेम्परेचर है उसको अटेन करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो ईटा एफिशिएंसी है अगर हम T2 को 0 पुट करें तो 0 ओवर समथिंग इज़ इक्वल टू 0, और ये जो 1 है इस 100 से मल्टीप्लाई होके हमें 100% एफिशिएंसी देगा या 1 एफिशिएंसी देगा। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है जिसको हम जस्ट आइडियल जो केस है उसमें कंसीडर कर सकते हैं, या आइडियल कार्नट इंजन के अंदर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज रियल केस के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें T2 0 अटेनेबल ही नहीं है। तो हम जितना T1 को ग्रेटर रखेंगे, बिकॉज के T1 यहाँ पे शो कर रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को और T2 लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, तो जितना T1 हाई रखेंगे उतना ही हमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। तो ये नीचे हमने लिख भी दिया है कि 100% एफिशिएंसी या 1 जो एफिशिएंसी है इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन 0 केल्विन। 0 केल्विन को अटेन करना इम्पॉसिबल है, इसलिए कोई भी जो रियल हीट इंजन है वो 100% जो एफिशिएंसी है वो शो नहीं कर सकता। लास्ट पे कार्नट थ्योरम की एक स्टेटमेंट है जिसमें कंपैरिजन है, बेसिकली कार्नट थ्योरम एक कंपैरिजन है कार्नट इंजन का और एक रियल हीट इंजन का। हम ये देखते हैं कि अगर कार्नट इंजन को हम
जो 1000 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और उसका जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको अगर 200 केल्विन रखते हैं और एक रियल जो हमारे पास हीट इंजन है उसको भी अगर हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के अंदर हम उसको अगर 1000 केल्विन देते हैं और T2 के अंदर अगर हम उसको 200